नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूरोप महाद्वीप कवर करेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी सेशन में यूरोप महाद्वीप, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग महाद्वीपों में अंटार्कटिका पढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ चुके हैं, अफ्रीका पढ़ चुके हैं, उत्तरी अमेरिका पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये सब नहीं देखा हो तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आपके मैपिंग से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हो या आपको नहीं समझ में आ रही हो मैपिंग, तो ये लेक्चर्स आप लोग ज़रूर अटेंड करें। सभी के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। यूरोप महाद्वीप अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। देखिए, पहली चीज़ हमें देखना है कि यूरोप महाद्वीप है कहाँ पे, तभी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ चुके हैं, ये अफ्रीका हम लोग पढ़ चुके हैं, उत्तरी अमेरिका पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे यूरोप, जो कि कहाँ पे है, जो ये रहा आपका ये वाला क्षेत्र, ठीक। ये वाला क्षेत्र क्या है? यूरोप है। इसको कवर करते हैं अच्छे से। कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, देखिए। ब्लैंक मैप, मैं एक ब्लैंक सीट लेता हूँ। देखिए यूरोप, जब मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया बताया था तो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है और चारों ओर पानी से घिरा है, इस वजह से इसको क्या कहा गया था? द्वीपीय महाद्वीप कहा गया था। एक द्वीप में महाद्वीप बसा हुआ है, ठीक है, द्वीप के रूप में। लेकिन यूरोप में क्या है कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अभी प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप मैंने बताया था कि अगर कोई भी स्थल तीन ओर पानी से घिरा है वो प्रायद्वीप है। जैसे भारत में प्रायद्वीपीय पठार है ना, पूरा नीचे तीन ओर पानी से घिरा हुआ है। यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ का हिंद महासागर या अरब सागर, तो ये क्या हो गया? प्रायद्वीप हो गया। इसी तरीके से यूरोप में भी बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। उन प्रायद्वीप के नाम क्या क्या हैं, कहाँ पे हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसी को ही समृद्ध महाद्वीप भी कहा जाता है। काफ़ी समृद्ध महाद्वीप है इसी वजह से, ठीक है। इसी को ही वृद्धों का महाद्वीप भी कहा जाता है, वृद्धों का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर्स ज़्यादा नहीं है, वृद्ध ज़्यादा है, इस वजह से वृद्धों का महाद्वीप जहाँ आ जाए यूरोप करोगे। अब यूरोप का जो सबसे बड़ा देश है, अगर मैं देश की बात करूँ तो देश लगभग 44 देश हैं। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा तो रूस है, ठीक। रूस आपका एशिया यूरोप दोनों में आता है, लेकिन रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप में आती है, ठीक। उसके बाद जो सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा है और ये इटली से कट के बना हुआ है, इटली से अलग होके एक देश बना है, ठीक है। सबसे छोटा देश है ये वेटिकन सिटी। क्लियर है? अब मैप लेते हैं, उसमें चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये देखिए, अगर आपको मैप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो ये आपका यूरोप है। और मैंने आपको पहली लाइन करवाई थी कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। कैसे कहते हैं वो देखो। देखो, यहाँ पे पानी है, यहाँ पानी है, नीचे पूरा पानी है, तो ये तीन और पानी से घिरा है। और ऊपर क्या हो गया? आगे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा रूस मिल जाएगा। तो तीन और पानी से घिरा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अभी कौन सा प्रायद्वीप है? तो ये प्रायद्वीप है आपका स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? कौन कौन से देश मिलकर स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप बनते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये रहा आपका नॉर्वे, ये स्वीडन और ये फिनलैंड, ठीक है ना। ये तीनों देश ऊपर लगे हुए हैं और इन्हीं तीनों देशों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक है कि अगर आपसे पूछा जाए स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं, ये तो प्रायद्वीप हो गया। देश कौन कौन से हैं? देश जब भी आ जाएगा तो क्या करोगे आप लोग? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। याद रखना है, जब भी स्कैंडिनेवियाई देश की बात आएगी तो तीनों प्रायद्वीपों के देश तो लेंगे ही लेंगे, साथ में डेनमार्क और आइसलैंड लेंगे। डेनमार्क आपका इधर साइड पड़ता है और आइसलैंड आपका ये रहा।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप क्या है और स्कैंडिनेवियाई देश क्या है, हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब यहाँ पे देखो डेनमार्क है। ठीक है, क्या है? डेनमार्क। तो डेनमार्क में एक अलग प्रायद्वीप है, नाम क्या है? जूटलैंड। जूटलैंड प्रायद्वीप। जब भी आ जाए कि जूटलैंड प्रायद्वीप कहाँ है तो डेनमार्क में है। ये सारी चीज़ें मिलान करने को आती हैं। जब आप मिलान करने वाले क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको आ जाएगा स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, डेनमार्क, जूटलैंड प्रायद्वीप और एक तरफ देश दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा प्रायद्वीप किस देश से संबंधित है। ठीक है, अब देखो ये आपका पुर्तगाल है, यहाँ पे पुर्तगाल है और ये आपका स्पेन है। पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है, इन दोनों देशों को मिलाकर यहाँ से ये जो एक प्रायद्वीप बनता है इसको कहेंगे आइबेरियाई, आइबेरियाई प्रायद्वीप। अगर आपको राइटिंग ना समझ में आ रही हो, लिखा हुआ ना समझ में आ रहा हो तो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख भी सकते हो। स्पेन और पुर्तगाल को मिलाकर आइबेरियाई प्रायद्वीप बनता है। ठीक है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप। ठीक, और आगे रूस में चले जाएंगे तो रूस में कोला प्रायद्वीप, ये आगे रूस बनता है, तो यहाँ पे एक कोला प्रायद्वीप है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियाई देश, और जूटलैंड प्रायद्वीप आपका कौन सा है और आइबेरियाई प्रायद्वीप कौन सा है। ठीक है, ये रहा आपका स्पेन, और स्पेन के नीचे ही क्या है, ये पूरा इधर साइड, ये है आपका भूमध्य सागर। अगर आपने जल संधियाँ अच्छे से पढ़ी है, जो मैंने पढ़ाई थी आपको, तो आपको पता होगा यहाँ पे है भूमध्य सागर, और स्पेन के नीचे ही एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि के नीचे ही आपका शुरू हो जाता है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने प्रमुख प्रायद्वीप देखे और एक जल संधि देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ है कि स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, एक चीज़ और देखो आप लोग, यहाँ पे ये आपका एक बाल्टिक सागर है। यहाँ पे ये आप अगर देख रहे हो, मैं सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ पे एक बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर पूछता है कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, तो बाल्टिक सागर में जो देश लग रहे हैं वही बाल्टिक देश होंगे। यहाँ से भी एक चीज़ आप लोग पॉइंट लिख सकते हो कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। यहाँ पे लिखेंगे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये क्या है? ये है बाल्टिक देश। ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं? ये सभी हैं। और स्कैंडिनेवियाई अगर प्रायद्वीप पूछेगा तो केवल और केवल ऊपर के 3 करने हैं। ठीक, यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रमुख खाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, है ना, क्योंकि खाड़ियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे यूरोप से कई सारी प्रमुख खाड़ियाँ हैं तो उनको देखना पड़ेगा। देखो ये रहा नॉर्वे, ये स्वीडन, ये फिनलैंड, जो तीनों मिलाकर स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप बनाता है। ये बीच में देख रहे हो, ये पानी पानी भरा हुआ है, तीन और भूमि से घिरा है, तो इसी को क्या कह देंगे? इसी को कह देंगे खाड़ी। ठीक है ना, इसी को खाड़ी कह देंगे। नाम क्या है? बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी इसका नाम है। क्या नाम है? बोथनिया की खाड़ी। ये चीज़ अच्छे से याद रखना। फिनलैंड के नीचे एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड के नीचे ही है तो फिनलैंड की खाड़ी, कुछ अलग से नाम नहीं है। ये रहा एस्टोनिया, ये है लाटविया, ये है एस्टोनिया, ये है लाटविया। इसके बीच में देखो हल्का सा, अगर आपको दिख रहा हो, मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखो ये सर्कल बना हुआ है, मतलब ये पानी वाला क्षेत्र है। तो ये क्या है? ये भी एक खाड़ी है। इसका नाम है रीगा, रीगा की खाड़ी। क्या नाम है? रीगा की खाड़ी। ठीक है, अब देखो ये रहा स्पेन, ये रहा फ्रांस, मतलब एक इधर भूमि एक इधर भूमि, ये तीन और भूमि से घिरा है तो एक इधर भी खाड़ी पड़ गई। ये खाड़ी कौन सी है? बिस्के, बिस्के की खाड़ी। बहुत अच्छे से याद रखना है, बिस्के की खाड़ी।
कुछ प्रमुख खाड़ियाँ, देखो खाड़ियाँ बहुत सारी है लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। एक आपका बोथनिया की खाड़ी, एक फिनलैंड की खाड़ी, एक रीगा की खाड़ी और एक बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बिस्के की खाड़ी है। ठीक है। अब प्रमुख पर्वत देख लें। खाड़ियाँ हम लोगों ने देखी। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? हम लोगों ने खाड़ियाँ देख ली, हम लोगों ने प्रायद्वीप देख लिए, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कि प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ कई सारे प्रमुख पर्वत पड़ते हैं तो उनको देख लेते हैं। देखो मैप आप लोग देख रहे हो, मैप में आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी कि ये रहा आपका स्पेन, ये है आपका फ्रांस, ये है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के बगल में ये है जर्मनी, ये येलो में आपको दिख रहा होगा, ये है जर्मनी। और नीचे है आपका स्विट्जरलैंड, बहुत ही छोटा दिख रहा है स्विट्जरलैंड, ठीक है। बस इतने पर्वतों से हमको मतलब है। अब समझिए मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा बना दूँ, देखो यहीं बना देता हूँ। स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत पड़ता है, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक पर्वत पड़ता है। उसके बाद फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच में पर्वत पड़ता है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच में पड़ता, देखो यहाँ पे मैं लिखूँ स्पेन और फ्रांस, ये रहा स्पेन, ये रहा फ्रांस। इसके बीच में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है पेरिनीज पर्वत, पेरिनीज पर्वत, ठीक है। पेरिनीज पर्वत हो गया। ये है फ्रांस और ये है जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी, जब आपके पास बड़ा मैप होगा उसमें आप करोगे आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ्रांस और जर्मनी पड़ता है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सा पर्वत है? वासजेस, वासजेस पर्वत। फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सा पर्वत है? वासजेस पर्वत है, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रांस और स्विट्जरलैंड बचा, तो ये है फ्रांस और ये है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा पर्वत है? तो यहाँ पे जो पर्वत पड़ता है फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच में, उसका नाम है जूरा पर्वत। कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत। ये पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं। स्पेन और फ्रांस के बीच में पेरिनीज पर्वत है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में, बॉर्डर पे है दोनों, वासजेस पर्वत है। और फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा पर्वत है, ठीक है ना। और अगर मैं केवल जर्मनी की बात करता हूँ तो जर्मनी में एक पर्वत पड़ता है आपका ब्लॉक फॉरेस्ट। क्या है? ब्लॉक फॉरेस्ट नाम है, ठीक है। एक पर्वत पड़ता है आपका बावेरियन पर्वत, बावेरियन पर्वत। अब एक ब्लैंक शीट लेते हैं, उसमें अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। देखो हम लोगों ने फ्रांस, स्पेन और फ्रांस, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच में देख लिया, ठीक है। जर्मनी का इम्पॉर्टेंट है। जर्मनी में आपका एक पड़ता है ब्लॉक फॉरेस्ट। ब्लॉक फॉरेस्ट से एक आपकी डेन्यूब नदी निकलेगी, तो आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। यहीं पर एक बावेरियन पर्वत है, बावेरियन पर्वत, बहुत ही प्राचीनतम पर्वत है ये। बावेरियन पर्वत का एक लॉजिक ये आप रखोगे कि हिटलर ने बावेरियन पर्वत पर ही एक कार है BMW, उसकी फैक्ट्री लगाई थी पहले, ठीक है ना। क्या लगाई थी? BMW की फैक्ट्री लगाई थी। तो BMW का फुल फॉर्म इसी नाम पर पड़ा हुआ है, बावेरियन मोटर वर्क। क्यों? क्योंकि वो बावेरियन पर्वत पे उसका हेडक्वार्टर है, बावेरियन मोटर वर्क। ये है BMW का फुल फॉर्म, ठीक है। जर्मनी की गाड़ी है। उसके बाद देखो एक पर्वत है काकेशन, काकेशन पर्वत। और काकेशन पर्वत जो है यूरोप के सबसे लंबे पर्वत श्रृंखला है, और यहीं पर एक सबसे ऊंची चोटी है। काकेशन पर्वत पर ही सबसे ऊंची चोटी है पूरे यूरोप की, उसका नाम है माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस काकेशन पर्वत पर है। सबसे ऊंची चोटी, पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस कहाँ पे है? काकेशन पर्वत पे है, यूरोप में है, ठीक है। उसके बाद देखो एक पड़ता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, यूराल नदी, यूराल नदी। एक पड़ता है वल्दाई की पहाड़ी, वल्दाई पहाड़ी, यहाँ से निकलती है वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। ये पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ की नदियाँ इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नदियाँ, क्योंकि यहाँ से नदियों से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपसे
पूछता नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग नदियाँ देखें, नदियाँ, तो नदियाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग वोल्गा नदी, है ना, सबसे पहले देखेंगे वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी अच्छे से याद रखना कि वल्दाई की पहाड़ियाँ हैं। देखो शुरू से मैं लिखता हूँ, चीज़ें समझ में आएंगी। एक है आपकी वल्दाई पहाड़ी और एक है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है वोल्गा नदी और यूराल पर्वत से निकलती है यूराल नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी और यूराल नदी दोनों एक जगह आके गिर जाती हैं, कहाँ पर, कैस्पियन सागर में। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, यहीं पर आके गिर जाती है। तो ये दोनों नदियाँ आपको समझ में आ गई, वोल्गा नदी और यूराल नदी कैसे निकलती है, कहाँ गिरती है, ठीक है। उसके बाद एक प्रमुख नदी है आपकी डेन्यूब नदी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी क्या है, जर्मनी में मैंने बताया एक क्या है, ब्लॉक फॉरेस्ट है, ब्लॉक फॉरेस्ट। जर्मनी के ब्लॉक फॉरेस्ट से निकलती है कौन सी नदी, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी के बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 10 देशों से होकर गुजरती है, जो से सर्वाधिक देश है, और इन्हीं 10 देशों में 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। 10 देश और 5 राजधानी, 10 देश उनमें से 5 की राजधानी से होकर कौन सी नदी गुजरती है, डेन्यूब नदी, जर्मनी के ब्लॉक फॉरेस्ट। अब देखो, तो वो पांचों राजधानी अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि राजधानियाँ यहीं से बनती हैं, आपसे कोई ऐसे रैंडम राजधानी नहीं पूछ लेगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वहाँ से, तो वही राजधानियाँ आपसे पूछी जाएंगी। तो कौन सी वो राजधानियाँ हैं उनको देखना है, केवल 10 देशों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है। कौन कौन से देश है देखो, यूगोस्लाविया, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, स्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया। अब ये देश हैं, इनकी राजधानी क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, हंगरी की बुडापेस्ट, रोमानिया बुचारेस्ट, बुडापेस्ट और बुचारेस्ट, स्लोवाकिया ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा, ठीक है, और यूगोस्लाविया की बेलग्रेड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है, डायरेक्ट पूछी गई है, यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड, ठीक है। 5 देश 5 राजधानियाँ। डेन्यूब नदी निकलती है कहाँ से, जर्मनी के ब्लॉक फॉरेस्ट से, और गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है आपकी काला सागर में, काला सागर में गिर जाती है, ठीक है। एक आपसे पूछता है कि जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन, ये किस नदी के तट पे है। याद रखना है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है ये स्प्री नदी के तट पे है, स्प्री नदी, ठीक है ना। याद आता है कि डेन्यूब नदी बहुत फेमस है, तो डेन्यूब के तट पे होगी, नहीं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के तट पे है, और डेन्यूब नदी अलग है, जो कि विस्तार हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखो, एक नदी है आपके राइन नदी। राइन नदी क्या है, तो राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्त नदी, सबसे व्यस्त नदी है। इसी को कोयला ढोने वाली नदी भी कहा जाता है, कोयला ढोने वाली नदी, ठीक है। याद रखना है, यूरोप की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है, और सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है, और कोयला ढोने वाली नदी भी इसी को कहते हैं। आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत से निकलती है, ये कहाँ है, ये है स्विट्जरलैंड में। आल्प्स पर्वत मैंने आपको शायद नहीं बताया, आल्प्स पर्वत याद रख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। आल्प्स पर्वत जो है कई देशों में है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ठीक है ना, कई देशों में है। प्लस आल्प्स पर्वत का सबसे अधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। प्लस आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक, क्या है, माउंट ब्लैंक है, ठीक। बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आल्प्स पर्वत पे। यहीं से आपसे पूछ लेगा अल्पाइन देश कौन कौन से हैं, तो अल्पाइन देश वही हैं जहाँ पर आल्प्स पर्वत होंगे। तो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यही सब क्या है, अल्पाइन देश हैं। क्लियर। तो राइन नदी हो गया। उसके बाद देखो कौन सी नदी हम लोग देखें,
टेम्स नदी, पो नदी। टेम्स नदी क्या है? टेम्स नदी को ब्रिटेन की गंगा कहा जाता है, ब्रिटेन की गंगा। पो नदी को इटली की गंगा, इटली की गंगा। और एक नदी है सेन नदी, सेन नदी या सी नदी आ जाता है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसी के तट पर बसा हुआ है। पेरिस इसी के तट पर है, ठीक है ना। सीन नदी के तट पर कौन सा शहर है? पेरिस है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। नदियों के बारे में विस्तार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि विश्व की नदियाँ अलग से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखो, जर्मनी में ही आपकी एक नहर है, कील नहर। कौन सी नहर? कील नहर। कील नहर आपने पढ़ी होगी या मिलान करने को आया होगा। कील नहर कहाँ पे है? जर्मनी की नहर है कील नहर, ठीक है। अब ये कील नहर जोड़ किसको रही है? तो उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर। बाल्टिक देश हम लोगों ने पढ़े, तो बाल्टिक सागर तो ये रहा, और उत्तरी सागर आपका ये रहा इधर साइड। तो ये एक दूसरे को जोड़ रही है, ठीक है। उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, कील नहर, क्लियर है। उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं मध्य रात्रि में उगते सूरज के देश किसको कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को। इसको मैं एक बार लिख देता हूं, है ना, समझ में आ जाएगी चीज़ें। क्या है? मध्य रात्रि में उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? ठीक है। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं? कॉकपिट, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मध्य रात्रि में उगते सूरज के देश कौन सा है? नॉर्वे है, ठीक है। यूरोप का मरीज तुर्कियों को कहते हैं, तुर्की। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक पवन चलती है। अब पवन जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेल बताएंगे, ठीक है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को कहते हैं, ठीक है ना। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, बेल्जियम। कॉकपिट क्या होता है? कॉकपिट होता है जो हेलीकॉप्टर के सबसे आगे जो पायलट बैठता है, उसी को कहते हैं कॉकपिट, ठीक है ना, जो सबसे हेड होता है। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं? बेल्जियम को कहते हैं। यहाँ पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है, माउंट स्ट्रॉम्बोली। माउंट स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी है, जो कहाँ पे है? इटली के लिपारी द्वीप। इटली में एक द्वीप है लिपारी द्वीप, वहीं पर पड़ता है आपका माउंट स्ट्रॉम्बोली। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? माउंट स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी को। कहाँ पे है? इटली के लिपारी द्वीप में है। एक आपका माउंट एटना ज्वालामुखी है, जो कि इटली के सिसिली, इटली के सिसिली द्वीप पे है। याद रखना है, इटली के सिसिली द्वीप पे है। ये देखो, ये रहा आपका इटली, ये इटली है, और इटली का ये रहा सिसिली द्वीप, ठीक है ना। ये छोटे छोटे द्वीप नीचे बसे हुए हैं, तो ये सिसिली द्वीप है। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप में है। माउंट स्ट्रॉम्बोली इटली के लिपारी द्वीप पे है, जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो झीलों का देश अगर देख ले, झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड। फिनलैंड कहाँ पे है? ये रहा आपका फिनलैंड। झीलों का देश फिनलैंड, फिनलैंड है। उसके बाद अगर देखें यहीं पर नदियों का देश, और उसके बाद देख ले नहरों का देश, नहरों का देश। तो नदियों का देश कहते हैं बांग्लादेश को, नदियों का देश बांग्लादेश, और नहरों का देश पाकिस्तान, ठीक। नहरों का देश पाकिस्तान। अब अगर हम लोग बात कर लें कि यूरोप में ही घास का मैदान पाया जाता है। यूरोप के घास मैदान, ग्रासलैंड, घास मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपी। और यूरोप में ही देश पड़ता है हंगरी,
हंगरी में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पुस्ताज। पुस्ताज, ठीक है ना। स्टेपी का ही दूसरा नाम क्या है? पुस्ताज, जो कि हंगरी में कहा जाता है स्पेशल। क्लियर है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट बचता है वो हमारा है जर्मनी में क्या है? रूर घाटी है, जो बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध क्या है? रूर घाटी जर्मनी में है, ठीक है ना। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि छोटा नागपुर पठार में कोयले का उत्पादन होता है अच्छा खासा। इस वजह से भारत में रूर घाटी किसको कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। लेकिन ओरिजिनल रूर घाटी कहाँ पे है? जर्मनी में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कोयले का उत्पादन होता है। क्लियर है। उसके बाद झीलों का देश हो गया, मध्य रात्रि में उगते सूरज के देश, हम लोगों ने सब पढ़ लिया। यहाँ से जर्मनी के जो बेसिक पॉइंट है, सॉरी यूरोप का जो बेसिक पॉइंट है वो समाप्त होता है। यूरोप महाद्वीप यहाँ से एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है। जो मैपिंग में होना था वो हो गया है। जितने हम लोगों को झीलें देखनी थी, नदियाँ देखनी थी, वो सब हो गई हैं। अब इनको एक एक विस्तार से पढ़ना है। विस्तार से मतलब नदियाँ जैसे मैंने बताई, तो एक एक नदी अच्छे से विस्तार से पढ़ना है, कहाँ से होकर जाती है, मैपिंग में देखेंगे। तो वो जब विश्व की नदियाँ एक साथ लेंगे तो उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यूरोप आपको समझ में आया होगा। आप लोग जब एक दो बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहली बार आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो चीज़ें कुछ हो सकता है समझ में ना आई हो, ठीक। तो चीज़ें एक दो बार देखना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।